चलिए, इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 11th क्लास एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। हमारा जो मौजूदा चैप्टर है वो है कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने इसका पहला लेक्चर डिलीवर किया, जिसके तहत हमने आपको ये बताया कि एजुकेशन की भूमिका क्या होती है। वो एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। हमने बताया कि ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या होते हैं, किन किन चीज़ों के वाया आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, अगर आप ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, अगर माइग्रेशन पर इन्वेस्टमेंट होती है तो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है, और इन्फॉर्मेशन पर इन्वेस्टमेंट हो तो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। सो एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमने जाना। हमने एक प्रश्न के साथ छोड़ दिया था आपको, वह प्रश्न आज हम आरंभ में लेंगे। फिर हम आपको फिज़िकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल का डिस्टिंक्शन समझाएंगे, फ़र्क बताएंगे। फिर हम आपको ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का फ़र्क बताएंगे। हमने जिस टॉपिक के साथ आपको छोड़ा था, दैट टॉपिक इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? क्या ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कोई संबंध होता है? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम शुरुआत करते हैं अल्फ्रेड मार्शल के एक विचार से कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं द विजडम ऑफ एक्सपेंडिंग माने एक्सपेंडिचर, ए वाला एक्सपेंडिंग नहीं है, एक्सपेंडिंग ई वाला। द विजडम ऑफ एक्सपेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स ऑन एजुकेशन is not to be measured by its direct fruits alone। जो ये विवेक है कि आप पब्लिक फंड या प्राइवेट सरकारी खर्चा या निजी खर्चा आप किसी की शिक्षा पे कर रहे हैं, इस खर्चे के लाभ सीधे सीधे मेजर नहीं हो सकते कि लाभ क्या निकला, जॉब हुई कि नहीं, कमाई हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? इट विल बी प्रॉफिटेबल एज अ मियर इन्वेस्टमेंट। ये पैसा लगा देना ही अपने आप में मुनाफेखोरी है, मुनाफेदार है। ये पैसा लगा देना ही अपने आप में मुनाफेदार है। क्यों? शिक्षित व्यक्ति अपने आप में एक मुनाफा है। उसकी शिक्षा क्या मुनाफे हासिल कर पा रही वो एक बात है, शिक्षित होना अपने आप में एक मुनाफा है। अल्फ्रेड मार्शल ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का महत्व यहाँ पर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का महत्व यहाँ पर केवल और केवल रोज़गार कमाना नहीं है, ऐसा हमने जाना था। वह व्यक्ति एक बेटर सोशल स्टैंडिंग रखता है, वह व्यक्ति डिग्निफाइड लाइफ जी पाता है, वह बेटर सोशल या फिर पर्सनल चॉइसेस डिसाइड कर पाता है, वो सराउंडिंग में आ रहे चेंजेस को बेटर अंडरस्टैंड करता है, वो नई टेक्नोलॉजी के प्रति बेहतर अडेप्टेबल होता है, वह इनोवेटिव होता है, उसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होती है। एक बात समझिए आप, सपोज कीजिए एक व्यक्ति वेल रीजन्ड, वेल रैशनेबल माइंड का था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन अच्छी हुई। मान लीजिए कि उसने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, लेकिन उसके लगातार किए गए इसी वेल रीजनेबल माइंड से जो क्वेश्चन उसने किए, उन क्वेश्चंस की वजह से जो मैप बना होगा पहली बार पृथ्वी पर, इस पृथ्वी का जो मैटर आइडेंटिफाई किए उन्होंने कि ये मैटर किस काम के लिए बेहतर है, जो रूट बनाए उन्होंने व्यापार के, ये सारी चीज़ों ने विश्व को बहुत परिवर्तन दिया। मतलब उनकी इनोवेशंस का बहुत महत्व है। वो हो सकता है उनके समय में उनकी इन इनोवेशंस को समाज ने मान दिया भी ना हो, इवन उनको मारा गया हो, इवन उनको लताड़ा गया हो, जैसा कोपरनिकस के साथ हुआ। हो सकता है 100 बरस के बाद उनकी यही डिस्कवरीज, ये इन्वेंशंस समाज को आगे का रास्ता दिखाती हों, और हो सकता है कि वो इसके फलस्वरूप पैसे कमाने को जिंदा ही ना हो। उनकी वह रीजनेबल इंक्वायरीज, उनका वो वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड माइंड,
उनके रहते हुए कितना पैसा कमा करके दे के गया, उन्हें ये मायने उतना नहीं रखा। मायने यह बात रखी कि वह कितने रैशनल, कितने एजुकेटेड, कितने ट्रेंड थे अपने आप में। So that is important thing. So the education here, according to Alfred Marshall, that human capital formation in itself is not simply to create income. It is about the contributions that you can make. That innovations are a kind of contribution which will enable the income for many other people. That innovations which will give life to the people, that in the form of preventive medicines like vaccines, in the form of curative medicines like intervention medicines when you are getting sick, social medicines like the awareness of the health, awareness about the contagious diseases and everything. These innovative minds are giving you the ideas, the ways and solutions to deal with the negative situations, or to uplift yourself in a detrimental state. When you are in a detrimental state, you can uplift yourself. Those contributions are in itself very important, no matter society is giving them recognition or not. It might be the case that not all the time society is giving them recognition in a remunerative manner. They can be highly revered person of the village, of the society, बड़े सम्माननीय हो सकते हैं समाज के. So that is big idea. So here Alfred Marshall is focusing upon the concept of human development, because the idea of human capital is somewhere the idea which is limited to achieve production by investing in education, by investing in health, by investing in training. You need to achieve production. If you are not getting that production, it means you have wasted your resources that you have poured into the human capital formation. But the idea of human development is different. Here, the education of that person in itself is the end to achieve. That is the educated person. No matter you are going to get production or not, being educated is very, very important thing. That's the idea that Alfred Marshall is emphasizing. Okay? But it doesn't mean that that person is compelled not to earn. He is developed and he says, no, I am not a narrow person. I don't believe in human capital, I believe in human development. So I have all the skills and I will not earn, I will remain bhuka. No. It is simply the thing that don't be so shrewd, so you can say thirsty of creating the wealth, that you are simply creating the education or the system of education by making the humans means to earn the production. No, don't do this. Make it in a different manner. Focus upon the human development. So that's why the right term here is the human resource development. Ultimately, the human development is the agenda. So now I am going to dictate this. So starting it, the wisdom of expending public and private funds on education is not to be measured by its direct fruits alone. It will be profitable as a mere investment to give the masses of people much greater opportunity than they can generally avail themselves of. For by this means many who would have died unknown are enabled to get the start needed for bringing out their latent abilities. हमारा उद्देश्य केवल यह रहना चाहिए कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें एजुकेट करके. जब हम व्यक्ति को एजुकेट कर देंगे, अब वो अपने लिए संभावनाएं तलाश सकता है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में एक संभावना है आगे संभावनाओं को तलाशने की. अगर हम उसे यह मौका दे दें तो हो सकता है कि जितने लोग अपने छुपे हुए कौशल के साथ ख़त्म हो गए या अपनी उस स्पिरिट के साथ ही ख़त्म हो गए कि वो कुछ कर गुजरना चाहते थे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ, जो हमने उन्हें नहीं दी, अगर दे पाते समय रहते तो वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करके
अपने बेहतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयामों को पा लेते हैं, डायमेंशंस को हासिल कर पाते हैं, एंड दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट। ओके, इस विषय में हमारा 7th 5 ईयर प्लान क्या कहता है? हमारे इंडिया ने डेवलपमेंट के तौर पर 1951 से ही 5 ईयर प्लानिंग मॉडल फॉलो किया। ऐसे में 7वां 5 ईयर प्लान क्या बोलता है, आपको उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। 7th 5 ईयर प्लान कहता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यहाँ पर हम उसे ह्यूमन कैपिटल पढ़ेंगे, ऐसा ब्रैकेट में भी लिखा है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ नेसेसरली टू बी असाइंड अ की रोल इन अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। आपके देश की जो भी कोई डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हो, जिस भी डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को आप एक की एलिमेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे। और ऐसा क्यों, वो बता रहे हैं। पर्टिकुलरली इन अ कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन लाइक इंडिया। वाई? ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड ऑन साउंड लाइन्स, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired directions। हम कैसे सामाजिक बदलाव चाहते थे? हमारी डिजायरेबल डायरेक्शन क्या थी when we were assuming the social change? हम चाहते थे कि इनइक्वालिटीज दूर हों। इनइक्वालिटीज दूर कैसे की जाएं? असमानताएं दूर कैसे की जाएं? कैसे पिछड़ों को, कैसे महिलाओं को, कैसे ग्रामीणों को, रूरल सोसाइटीज़ को बेहतर जीवन दिया जा सके? वो ऐसे ही कि अगर हम उन लोगों को स्किल्ड बनाते हैं, एजुकेट करते हैं, बेहतर हेल्थ देते हैं, बीमारियों से मुक्त रखते हैं, तो दबे कुचले समाज को भी हम अवसर प्रदान करेंगे, हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे कि वो अपने जीवन को बेहतर कर पाएँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप उन्हें फिज़िकल रिसोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करें, जिन फिज़िकल रिसोर्सेज को वो फिज़िकल कैपिटल में बदल सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें ह्यूमन कैपिटल में बदलें। ये ज़रूरी है कि आप उन्हें एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन के तौर पर वह रिसोर्स प्रोवाइड करें जिस रिसोर्स के दम पर वो उस सामाजिक दिशा को हासिल करेंगे जो भारत चाहता था। भारत उस समय वेल्थ की कंसंट्रेशन से जूझ रहा था, भारत ये नहीं चाहता था। ये कैसे होगा? वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा भारत पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भारत सेहतमंद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भारत रोज़गार पैदा कर पाएगा, अपने लिए कमाई पैदा करेगा, तब देश की रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तब ज़्यादा से ज़्यादा भारत देश के लिए बेहतर नीतियाँ बनाने के लिए दबाव बनाएगा सरकारों पे, तब अच्छे लेबर लॉज बनेंगे, तब बोनस के प्रोविजंस बनेंगे, तब इंक्रीमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तब वर्कर्स को एक डिग्निफाइड लाइफ दी जाएगी। ये सारे प्रोविजंस आएंगे, इसे सामाजिक न्याय कहते हैं, सोशल जस्टिस होगा। एक एगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी ताकि सभी को विकास के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे, अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो ये डिज़ायरेबल सोशल चेंज कैसे होगा? जब हम लोगों को रिसोर्स रिच बनाएंगे। और रिसोर्स रिच कैसे बनेंगे लोग? सबसे पहले हम काम करें इस बात पर कि हम उन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के वाया गुजारें, यहाँ से निकालें, ताकि वो इंटेलिजेंट हों, ताकि वो कैपेबल हों, कॉम्पिटेंट हों, एफिशिएंट हों, ताकि वो उनके पास जो कोई भी रिसोर्सेज हैं फिज़िकल फॉर्म में, उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें, और नहीं है तो रिसोर्स एक्सेस कर सकें। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे मान लीजिए कि आपने एक मूवी देखी कि नहीं मैं नहीं जानता, एक मूवी राजू बन गया जेंटलमैन, शाहरुख खान की शुरुआती फिल्म है। और उस फिल्म में क्या है, एक राजू, एक लड़का जो कि डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का, मतलब वो ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, 1 रुपया नहीं है। इवन जहाँ वो आया है मुंबई में, रहने के लिए खोली भी नहीं है, कमरा भी नहीं है, बड़ी मुश्किल है। लेकिन एक कंपनी जिसे अमृता सिंह चलाती है, उस कंपनी के पास बहुत एसेट्स है, बहुत फिजिकल कैपिटल है, पैसा बहुत है, सब कुछ है। उसे ज़रूरत है एक ह्यूमन कैपिटल की, राजू की, शाहरुख खान की। शाहरुख खान उस दफ्तर में एंटर होता है, इंटरव्यू देता है, और अपने कामयाब आइडियाज़ के साथ बेहतरीन बिल्डिंगें जब वो बनाता है,
उस कंपनी के फिजिकल कैपिटल से एक बड़ा हिस्सा अपने लिए ईयर मार्क कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, प्रमोशंस। उसे घर, बंगला, गाड़ी सब मिल जाता है। तो देखिए किस तरह से वो ह्यूमन कैपिटल के बदौलत अपने लिए रिचनेस अचीव कर पाया। उसने अपने लिए एसेट्स क्रिएट किए, इनकम जनरेट की, वेल्थ जनरेट की, क्योंकि किसी के पास वो थी तो एक तरह से उसने वहाँ से निकाली, वो लेके आया अपने लिए और रखी उसने अपने पास। दैट्स द थिंग। ये वो कभी नहीं कर पाता अगर हम उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पाथ से गुजरने ना देते। हो सकता है वो उस कंपनी में पीयून ही बन के रह जाता, तो वो उस कंपनी से क्या हासिल करता? कुछ भी नहीं। दैट्स द आइडिया। इसी तरह से आप पढ़ लिख जाते हैं तो देश की जो संपदा है, देश के रिसोर्सेज हैं, बतौर आईएएस ऑफिसर वो देश के रिसोर्सेज का कितना बड़ा हिस्सा आपको मिलने लग जाता है निजी तौर पे। और कुछ ही सालों की सेवा के बाद, ईमानदारी से काम करते हुए, मैं धांधली की बात नहीं कर रहा, कुछ ही सालों की, कुछ ही वर्षों की सेवा के बाद आपका परिवार संपन्न हो जाता है। सिंपल। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपकी चप्पल भी बिल्कुल कटी फटी हो, लेकिन यू आर एजुकेटेड, यू आर ट्रेंड, यू आर स्किल्ड इनफ, यू आर वाइज इनफ, you are able to answer the questions of UPSC, and definitely you are going to earn income for you. Actually you are going to create resources for you from the already existing resources. How? Because you are going to enrich the already existing resources. You are creating wealth for the nation, you are creating income for the nation, and from there, that income you are getting your share as well, because you are going to enhance the productivity of the nation. You are going to utilize the resources in a more efficient manner. You are going to induce the competency in the system of production, in the system of the administration, in the system of management. You are going to frame good policies, good schemes, programs, projects. It will definitely enhance the income capability of the country, and ultimately from that capabilities, from that production, from that income, you will have your due share. That's why any nation seeking highly competitive persons on the key positions, that those persons can ultimately develop the nation for the higher goals. That's all. और अदरवाइज जो लोग सरकारी नौकरी में 1990 तक का हाल भी देखा होगा, सरकारी फैक्ट्रियां डुबा डाली, तो फिर नतीजा फैक्ट्रियां बेचनी पड़ी सरकार को, डी इंडस्ट्रियलाइज करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ा, खत्म करना पड़ा, बेचनी पड़ी, रिट्रेंचमेंट हुई, सब खत्म। आगे बच्चे बैठे रह गए, नौकरी नहीं मिली आगे, क्योंकि लोग क्या बात करते थे कि बाबे दादे बेच के खा गए, सब खा गए। वो प्रगति नहीं दी उस कंपनी को, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मार डाली पहले ही। अच्छा तो होता उसे साफ दाना खिलाते, फीड खिलाते, पालते पोसते बढ़िया, और लगातार उससे फायदा लेते। तो ये है कहानी। तो ये हमारा 7th 5 ईयर प्लान इस विषय पर विचार कर रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ नेसेसरली to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population. Trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in a desired direction. Economic growth भी accelerate करेंगे ये लोग, बेहतर इंजीनियर आएंगे, बेहतर डॉक्टर आएंगे, बेहतर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आएंगे, है ना, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, अच्छे क्लर्क आएंगे, ये सारे लोग आएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो नेचुरली अच्छा होगा। नए नए आइडिया डिवाइस करेंगे। इनसे पूछा जाएगा कि हमारे देश का वो इलाका विकसित नहीं है, तो ये बताएंगे सर पहली रिक्वायरमेंट है कि वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, है ना, वरना एक आम आदमी बैठा है, कुछ पता होता नहीं, उससे आप पूछो वो इलाका विकसित नहीं है, वो बड़े पिछड़े लोग हैं भाई, नहीं होंगे विकसित। आदिकाल से इनके बारे में विवरण मिलता है कि ये विकसित नहीं हुए। अच्छा जी, चलो हो गया काम, बन गई नीतियाँ। स्किल्ड आदमी आएगा, एजुकेटेड आदमी आएगा, कहेगा वी नीड टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ओवर देयर फर्स्ट। Second, we need to enhance the human capital formation over there. We need to establish few educational institutions over there with the expenditures of the government. Public investments are required. Third, we need to improve the investment opportunities over there. We need to establish the electricity and other infrastructure projects over there so that the private player should go there. We need to identify the inner strength of that area कि वो क्या उगा रहे हैं, क्या चीज़ें उनके पास जिन्हें आगे कमर्शलाइज किया जा सके। तो हमें पहले स्टडी करना होगा
और सर हमें पता लगा है कि वहाँ पर अखरोट की खेती बड़ी अच्छी हो सकती है अगर कमर्शियल ग्राउंड पे हो, हमें कंपनियों को मोटिवेट करना होगा कि वो जाएं, फार्मर्स को संगठित और एजुकेट करना होगा, बात बन जाएगी। ऐसे करके एक इलाका विकसित हो जाता है, और वो इलाका विकसित हुआ, वो इलाका भी संपन्न हुआ, वहाँ की फसलें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिक रही हैं, कमाई भी बढ़ गई, सब बढ़िया हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की भी बढ़ी, इनकम बढ़ी, उसमें से आपका भी हिस्सा बना, सारी प्रगति हुई। वरना देश भी डूब रहा है, आप भी डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं, डूबा डाबी हो रही है कि नहीं ये कहानी। और फिर हो रही मीटिंग, फिर वही कहानी कर लो, मीटिंग दैट इज द थिंग। तो ये 4 लाइनें जो हैं 7th 5 ईयर प्लान की, ये समझाने का प्रयास कर रही हैं। इंग्लिश नहीं है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा है। इन्हीं विचारों पर हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के साथ कि क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इनको बदलता है, क्या बदलाव आता है। देखो कुछ फैक्ट हैं, ध्यान से समझो। ये बात फैक्चुअल है कि एक एजुकेटेड वर्कर, एक एजुकेटेड लेबर एक अनएजुकेटेड लेबर और वर्कर से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, क्योंकि वह ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैनर में काम कर सकता है। उसे रिसोर्सेज को बेहतर ऑर्गेनाइज करना आता है, बेहतर यूटिलाइजेशन आती है, वो वेस्टेज को आइडेंटिफाई कर सकता है और उन्हें कंटेन कर सकता है, वो टीम को बेहतर ऑर्गेनाइज करेगा और बेहतर लीड कर सकता है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। तो इसका मतलब उसके डिस्पेंस में जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं, बतौर लैंड, बतौर लेबर, बतौर कैपिटल और बतौर एनीथिंग, वो उसे बेहतर अरेंज करेगा, बेहतर यूटिलाइज करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अनस्किल्ड आदमी है, अनट्रेंड, अनएजुकेटेड व्यक्ति है, वो बहुत ही मीडियोकर लेवल पर चीज़ों को विचार में लाएगा। उसके लिए बस उसकी अपना काम हो गया, आज की दिहाड़ी डल गई, दैट्स ऑल, इससे आगे नहीं, इसके आगे की उसकी ज़रूरतें भी नहीं। ज़रूरतों का मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूरतों में डूबे हुए आदमी हो, ज़रूरतों का मतलब ये है कि आपके समाज को लेके, विश्व को लेकर के इच्छाएं कैसी हैं कि आप सबके लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। तो हर आदमी प्रगति सिर्फ इसलिए भी नहीं करना चाहता कि वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, उनके लिए प्रगति इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिरी मील पे बैठे व्यक्ति को भी मैं अच्छा जीवन, अच्छा रोज़गार देना चाहता हूँ। कई ऐसे उद्योगपति भी हुए हमारे देश में, रतन टाटा उनमें से एक थे। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं विकास करना कि मेरे खजाने भरे, विकास इसलिए कि मुझे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए करनी है ताकि जितने रिसोर्स पैदा करेंगे उतना ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूट करने को, और अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत बाकी है, बहुत सारे लोगों को शेयर देना बाकी है, ये उनका विचार है। ओके, तो यहाँ से अब ये बात बिल्कुल स्थापित है कि एक सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्कर से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कहीं ज़्यादा कमाएगा। तो आप जितना ज़्यादा इनकम अपने लिए जनरेट कर रहे हैं, नेचुरली आप सबकी इनकम को जोड़ करके नेशनल इनकम बनती है, तो उतना ही ज़्यादा कंट्री की रियल नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को जांचना है तो उसकी रियल नेशनल इनकम के स्टैंडर्ड को पता कर लीजिए, लेवल को पता कर लीजिए। सिंपल सी कहानी है, देखिए 2 तरह की नेशनल इनकम कैलकुलेशंस होती हैं, हम अभी उस चैप्टर में नहीं हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे डीपली, सरल भाषा में समझाता हूँ। नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है? सपोज करो 2024 में हम और 2020 में आपने ये तय करने की शुरुआत की कि हम देखना चाहते हैं कि 4 साल बाद हम कहाँ होंगे। इसका मतलब 2020 में सपोज करो कि आप 2 ट्रैक्टर बना रहे थे और एक ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख थी, तो 2020 में आप 10 लाख की चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे। मतलब 2020 में ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख थी, यानी कि उस समय के प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ द ट्रैक्टर वाज 5 लाख। 2 ट्रैक्टर थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ गुड्स को गुड्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख आ गया। तो उस समय की टोटल जीडीपी कितनी थी? 10 लाख। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, द फाइनल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। सिंपल आप इसे थोड़ा सरल अभी इतने के लिए समझो कि द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, दैट्स ऑल। अच्छा, 2024 आ गया, 2 ही ट्रैक्टर बना रहे हो, ट्रैक्टर की मौजूदा कीमत 10 लाख है,
तो एक्चुअली में अगर वैल्यू निकाली जाए तो 20 लाख हो गई वैल्यू अब। तो मतलब तब 2020 में इकोनॉमी का साइज 10 लाख था, आज इकोनॉमी का साइज 20 लाख है। तो आप तो किसी को भी ये बताने में सफल हो जाएंगे कि देखो 10 लाख की ग्रोथ कर ली, यहां धांधली है। क्यों? ग्रोथ मने क्या? गुड्स या सर्विसेज तो उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है जितनी तब हो रही थी। 2 ही गुड्स, 2 ही ट्रैक्टर्स। तो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए तब जितने के लोग लगे होंगे और जितने के रिसोर्स मोबिलाइज हुए होंगे, चक्के, पहिए, शीशा, शीट, आज भी उतनी ही मोबिलाइज हुई। तो मतलब यहां पर नेशनल इनकम का जो डबल रिफ्लेक्शन आ रहा है 10 से 20, इन्फ्लेशन फैक्टर के कारण है। इससे सही में देश विकसित हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, यह नहीं पता चला। इसलिए हमें इन्फ्लेशन को माइनस करना होगा। तो हम इसके लिए फिर एक बेस ईयर रखेंगे। तो सपोज करो हमने बेस ईयर रखा है 2020 को, और 2020 में ट्रैक्टर की कीमत थी 5 लाख। तो हम देखेंगे कि आज कितने ट्रैक्टर पैदा हो रहे हैं, 2। तो 5-5 लाख के हिसाब से आज भी ट्रैक्टर कितने के? 10 लाख। तो तब भी 10 लाख, अब भी 10 लाख। एक्चुअली में रियल नेशनल इनकम 4 सालों से सेम है, लेकिन नॉमिनल नेशनल इनकम जो इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके चलती, क्योंकि वो करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है, करंट प्राइसेस पे 2024 के प्राइसेस पे, उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर इंक्लूडेड होता है, तो वो हो जाएगी 20 लाख। लेकिन रियल नेशनल इनकम में से इन्फ्लेशन माइनस करेंगे आप, तो वो बेस ईयर प्राइस से चलेगी। इसलिए फिर वो होगी सही मायने में इस बात की कैलकुलेशन कि आखिर में राष्ट्र प्रगति कितनी कर रहा है। तो इसलिए कई इकोनॉमिस्ट सरकारों पे आरोप भी लगाते हैं कि ये जो इन्होंने फॉरकास्ट किया है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, ये एक्चुअली में नॉमिनल नेशनल इनकम मेथड के वाया करंट प्राइजेस फॉर्मूला है। इन्हें पूछिए कि बेस ईयर से रियल नेशनल इनकम वाया बन जाएंगे। अच्छा, उस समय भी सरकार एक गेम खेल जाती है। वो क्या? बड़ी फ्रीक्वेंटली बेस ईयर बदल देती है। बेस ईयर चेंज कर दो, 2020 से बेस ईयर 2000 नजदीक ले आओ, यहाँ 2023 कर दो। दैट्स द थिंग। तो वो 3 साल का इन्फ्लेशन तो अंदर ही कहीं घुसा दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में ऑथर ये कहता है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को जांचना है, तो जांचना क्या है कि उस कंट्री की रियल नेशनल इनकम क्या है, उस समय से आज समय तक कितनी है। इससे आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता लगा लेंगे। और यहाँ पर रियल नेशनल इनकम अल्टीमेटली क्या है कि कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका जो सम है उसके बारे में पता लगाइए इन्फ्लेशन को माइनस करके। तो कितनी गुड्स एंड कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जो सर्विसेज एक कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है 500 रुपये की दिहाड़ी, जो सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दिन में प्रोड्यूस कर रहा है 10,000 की वेबसाइट बना के दी किसी को, तो 500 रुपये की सर्विस और 10,000 की सर्विस एक दिन के अंदर कितना फर्क है। तो इसका मतलब कहाँ, तो अगर अनस्किल्ड लोग हैं, अनट्रेन्ड अनएजुकेटेड लोग हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म ही नहीं हुआ, तो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं सपोज 500 रुपये की, और अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुआ तो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं 10,000 रुपये की। तो दोनों केसेस में रियल नेशनल इनकम किस केस में ज़्यादा होगी? सेकंड केस में, जहाँ पे 10,000 की सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट ये मान के चला जाता है कि ये माना जाता है कि जो एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेटेड वर्कर है, वो अपने लिए ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाने में सक्षम होता है। उसके लिए ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाना मतलब जैसे देश के स्तर पर ज़्यादा इनकम जनरेशन होना, और मतलब रियल नेशनल इनकम का बढ़ना, जिससे आंकी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर ये कैसे पता चला? एजुकेशन से। तो आपने यहाँ से एक फैक्टर आइडेंटिफाई किया कि दोनों व्यक्तियों में एक चीज़ का फर्क था। एक आदमी ट्रेंड था, स्किल्ड था, एजुकेटेड था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा नहीं था। मतलब एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द हायर रियल नेशनल इनकम। लिंक बना। अच्छा, दूसरी बात, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो एक दिन में 10,000 की वेबसाइट बनाता है, गुड आदमी है, एकदम गुडम गुड। एक दिन काम करता है, 20-20 दिन बीमार रहता है, दिल टूटा रहता है इसका, इमोशनल आदमी है, हेडेक,
और तमाम चीज़ें हैं, और डॉक्टरों को भी पता नहीं लगता तो कह देते हैं भाई एंजाइटी है और पता नहीं क्या क्या है, समझ कुछ नहीं आ रहा ऐसे। दिहाड़ीदार आदमी भोला भाला आदमी है, एकदम टेंशन फ्री आदमी, 500 कमाया, रात को 50 रुपये का काम अपना सेट, 450 अपना घर पे दिया, आलू उलू बनाए, चावल बनाए, खाए, सेटिंग ओके। वो 20 दिन लगातार काम जा रहा है। अब 21वें दिन इन दोनों की इनकम बराबर है। ये एक दिन काम करके घोड़े बेच के सो गया, वो 20 दिन तक जा रहा था। दोनों ही 21वें दिन 20,000 ही है। समझ रहे हो ना, काम कर रहा है, 10 दिन काम किया उसने 5,000 कमाए, 20 दिन काम किया उसने 10,000 कमाए, ऐसे करते करते वो पैसे कमा लेगा। तो सेकंड फैक्टर ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन कितना हेल्दी है, कितनी कंटिन्यूअस मैनर में हेल्दी होकर के काम कर सकता है। सो मैन डेज ऑफ वर्क आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योर रेगुलर अटेंडेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए स्कूल में वो अटेंडेंस सिस्टम, वो ऐड आती थी ना, इसकी रही 100% अटेंडेंस, वो साबुन की, कि ये बच्चा कभी बीमार नहीं हुआ आती थी ना। तो बीमार और अटेंडेंस दोनों सेम जुड़ी बातें हैं। तो इसका मतलब इफ़ यू विल हैव हेल्दी लाइफ, अच्छी सैनिटेशन है वहाँ पर, तो बीमारियाँ नहीं होंगी। अच्छे प्रबंध, आपको वैक्सीनेशन अच्छा मिला हुआ है, या और क्यूरेटिव मेडिकल सिस्टम अच्छा है बहुत, हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बहुत है, हाथ साबुन से धोइए, फलाना करिए, ढमकाना, ये सब कुछ है बड़ा अच्छा। साफ़ सफाई में रहते हो, मक्खियाँ उड़ उड़ के मुँह में नहीं आ रही हैं, तो ऐसा माहौल है तो बीमार कम पड़ोगे। फिर खुद भी अच्छा खाते पीते हो, FSSAI के स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, फल फूल सब साफ़ सुथरा, खाना पीना बढ़िया, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी 15-20 दिन काम पे चला जाएगा। रेगुलर फिटनेस करता है, सोसाइटी ने पार्क बनाए हैं, ग्राउंड्स बनाए हैं, सिस्टम बनाए हैं ना, और लोगों को कह रहे हैं दौड़ो खेलो, और एक पार्क नहीं है तो लोग छतों पे दौड़े। तो क्यों आपको हमेशा नजर आता है कि आप बड़े अधिकार से मांगते हैं किसी भी समाज से, सरकार से, कि ग्राउंड कहाँ है, तो सरकारें एकदम चुप हो जाती है, कहते क्यों आपको लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट? भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो सब नहीं होगा सब ख़त्म। ओके, तो इसलिए पार्क, ग्राउंडें, ग्रीनरी, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आदमी भी खुश हो जाता है। तो इसकी वजह से सेकंड फैक्टर हमें समझ में आया कि हेल्थ में भी इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ हेल्थ अगर किया जा रहा है, फिर अगर इसी व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंटिन्यूस लैंग्वेजेस जो आती जा रही हैं समाज में, ये उनके साथ अडेप्ट होते जा रहा है, उनको समझ रहा है, मतलब इसकी अपग्रेडेशन हो रही है, कोर्सेज लगाने पड़ते हैं ना, लगातार कोर्स लगाने पड़ते हैं, तो ये उनको लगाते चले जा रहा है। फिर आज यहाँ पे प्रोजेक्ट है, कल वहाँ पे प्रोजेक्ट है, बेंगलुरु चला गया वर्कशॉप लगाने, इधर से उधर माइग्रेट भी कर रहा है, और बिल्कुल जानकारियाँ रख रहा है कि नई लैंग्वेज कौन सी आ गई। अभी भी पुरानी स्क्रिप्टों में ही लैंग्वेज बना रहा है, पुरानी स्क्रिप्टों में ही वेबसाइट बना रहा है। तो कोई दुकानदार कह रहा है यार क्या बना के दे रहा है भाई, 10,000 में, 8,000 में वो ये वाली बना के दे रहे हैं, ऐसे नहीं चले। तो फिर इसको कह रहा है अच्छा ओके 2 दिन दीजिए, तो फिर जानकारियाँ एकत्रित कर रहा है कि क्या आ गया भाई मार्केट में, क्या चल रहा है आजकल। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इधर से उधर माइग्रेट करते रहना, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते रहना, लगातार ट्रेनिंग अपग्रेडेशन करते रहना, हेल्थ पे अच्छा खर्चा करना, शिक्षा पे अच्छा खर्चा करना, ये सारी चीज़ों पर अगर खर्चा हो रहा है, इसका मतलब पर्सन की इनकम जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब नेशनल इनकम जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब रियल नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है। यहां से तो ऐसा लगा ये जुड़ती हैं चीजें, इनके बीच में कॉजल रिलेशन है, कॉज इफेक्ट, इसे कॉजेटिव रिलेशन भी कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हो ऐसा जरूरी भी नहीं। कैसे, उदाहरण के तौर पे बताते हैं। अगर आप एम्पिरिकल स्टडीज के बारे जाएं, यानी कि जिन स्टडीज में बिल्कुल कैलकुलेशन किया गया, आंकड़े बताए गए हैं, वहां पे समस्या आ गई है। एम्पिरिकल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम है मेजरमेंट की। मेजर कैसे करें? जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप बात एजुकेशन की करते हैं, तो एजुकेशन के मामले में हम किन इंडिकेटर्स को स्टडी कर सकते हैं? इंडिकेटर है कि स्कूलिंग के ईयर्स कितने हैं टोटल, इस देश में लोगों के एवरेज स्कूलिंग ईयर्स कितने, फर्स्ट। इंडिकेटर है कि एनरोलमेंट रेशियो या एनरोलमेंट रेट क्या है, ये इंडिकेटर है। तो इस तरह के इंडिकेटर की एनरोलमेंट रेशियो कितना है, टोटल स्कूलिंग ईयर कितने हैं, टोटल कितने ग्रेजुएट्स यहाँ से निकल रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में कितने लोग हैं, ये सारे जो इंडिकेटर हैं। टीचर टू पीपल रेशियो कितनी है ना, कम स्टूडेंट को ज़्यादा टीचर पढ़ा रहे, तो मतलब ये सारी चीज़ों से ये अश्योर नहीं होता कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। इसलिए मेजरमेंट का इशू है, क्योंकि इनकम जनरेशन में जो कंट्रीब्यूट करेगा फैक्टर,
वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जांच पाना थोड़ा कठिन मामला है, क्योंकि स्कूल में तो पता है 90% फिर आ ही रहा है, और स्कूल में रेगुलर अटेंडेंस है, कारण जानते ही हो, कारण जानते ही छुट्टियों में भी क्यों जाते थे एक्स्ट्रा क्लास, सुबह सुबह क्यों जाते, एक्सकर्जन्स, एवरीबडी इज वेल अवेयर अबाउट द रीजन, सब जानते हैं। मैं बताता हूँ, बस वही बात है कि जैसे मैं बताता हूँ, जानती तो सब है। रुबिंदर जान रही, कहती पहले से जानते हैं, आगे बढ़ो, बहुत पुराना जानती हूँ। पुरातन चीज़ें ही तो कराते हैं हम। तो स्कॉलर बड़ा परेशान है, कहता है यार तू बता रहा है ये रोज स्कूल जाता है, हैं? 4 क्वेश्चन डाल दिए इसे एनडीए के, तो 2 क्वेश्चन इसे समझ नहीं आ रहे, स्कूल वैसे ये रोज जा रहा है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स में बता रहा है इसके 80% आ रहे हैं, क्वेश्चन इससे एक नहीं हो रहा है। एसएसटी में तूने बताया इसके 99% आते थे, प्लासी के युद्ध पे 2 बातें पूछ ली से पता कोई नहीं। मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्लियर करने का तरीका नहीं है, टेंशन है बहुत। तो मेजरमेंट कैसे हो? मेजरमेंट के नाम पे आंकड़े बस यही हैं, टीचर टू पीपल रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, है ना, स्कूलिंग ईयर्स, इसी के दम पे आप कह रहे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अगर इसी के दम पे सब हो रहा है तो फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इतनी सारी टेंशन क्यों लेनी पड़ रही है, इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं वो? वोकेशनल कोर्स लाओ, रियल असेसमेंट होनी चाहिए, रियल टाइम असेसमेंट हो, ग्रुप डिस्कशंस को बढ़ोतरी दो, लगातार असाइनमेंट्स होनी चाहिए, जांचना जरूरी है कि उसे उसके अंदर जा रहा है कुछ, उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकम बढ़ेगी व्हेन यू आर एसेट। शुरू से जो हम एक बात हमेशा समझाते हैं कि भाई आप परफॉर्म करोगे टेबल पे तो तब आपको काम मिलेगा, डिग्री थोड़ी ना दिलाएगी। डिग्री तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिग्री तो आपको इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचाने का जरिया है, वो तो रास्ता है। उसके बाद जो आपने पार लगना है वो तो उस समय में आपने जो अपना हुनर दिखाया, क्वालिटी ऑफ योर डिग्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ हेल्थ के मामले में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या देख लेते हो? आप ये देख लेते हो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, लेकिन इससे भी क्वालिटी ऑफ हेल्थ एक्चुअली में पता नहीं लगता। हो सकता है ना लोग जिंदा जिंदा हैं लंबे, लेकिन 30 40 साल की उम्र में डायबिटीज पकड़ रही है सबको, पर गोलियां खा खा के 65 तक चल ही रहे हैं, पर 40 की उम्र में लपेट लिया डायबिटीज ने, 35-40 की साल की उम्र से ही चल रहे हैं गोलियां बीपी की, 30 की उम्र से ही चल रहा है यूरिक एसिड, 30-35 से ही चल रहा है आर्थराइटिस, गोलियां दाग रहे हैं रोज दिन रात, 18-19-20 से ही चल रहा है माइग्रेन, और भरी पड़ी हैं सारी दुकानें पतले होने वाली, इतने ज्यादा कि गाड़ियों के पीछे लगाया है, वो लोग गाड़ियों के पीछे लगा लगा घूम रहे हैं। 14 दिनों में पतले होना है तो आ जाओ। जब सारे यही वाले घूमने लगे तो एक निकला, कहता 7 दिन में मोटे होना है तो आ जाओ। 7 दिन में। मोटा पतला होना भी अपने हाथ में नहीं रहा अब। ऐसे में उम्र की लंबाइयाँ, हॉस्पिटल में हो रही डिलीवरियाँ, बच्चों की मृत्यु दर में कमी आ जाना, ये इंश्योर नहीं करते कि हेल्थ की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी बड़ा मैटर करती है कि नहीं? जैसे आप वेंटिलेटर पे आदमी को जिंदा रख सकते हो 7 दिन, वैसे ही दवाइयों से रखा हुआ है, लेकिन वो आदमी के हालात कैसे हैं सारा दिन। बैंक में वो कह रहा रुको तो सही, साथ वाली कह रही हो बीपी पेशेंट ने, वो अच्छी बात है नहीं है, उसको घर की बात है ना भाई, अब जॉब पे आए हैं तो जो जॉब प्रेशर है वो तो है ही है। लेकिन सोचो एक पूरा दफ्तर ही ऐसा हो जाए, ऐसे में आपको भी वैसे ही रहना पड़ेगा कि भाई यहाँ तो सारे जो हैं बीपी पेशेंट हैं, इन पे दबाव नहीं बनाना, इन्हें कभी भी कुछ हो सकता है, इनसे पूछना नहीं है कि मेरी एंट्री परसों से डलवाया हुआ पैसा दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि उनको टेंशन सी हो जाती है कि टेंशन हो रही ज़्यादा, मतलब ऐसा करो आप, दिस इज़ नॉट द वर्किंग, है ना। रेलगाड़ी चलाने वाला ड्राइवर 3 घंटे चला के 8 घंटे शिफ्ट थक रहा, कोई पूछे क्या हुआ, क्या डायबिटीज़ पेशेंट हो भाई, नींद आ गई क्या, मतलब आगे गाय आ गई मुझे पता ही नहीं चला। दिस इज़ नॉट द थिंग। और ये हो रहा है, प्रोडक्टिविटी तेज़ी से गिर रही है। ये कैसे पता लगेगा? बच्चों के हालातों से। दूजे दिन ही, पंजाबी में कहते दूजे दिन ही टेढ़े हो जाते हैं,
एक दिन 2 दिन क्लास लगातार लगाते नहीं, आज सर हेडेक है, आज सर फीवरिश। ये फीवर एक चीज होती है जो कि जेन्युइन है, मेडिकल टर्म है। ये फीवरिश इश मतलब गरम गरम लग रहा है, बस खुद ही चेक करते रहते, गरम गरम फीवरिश है सर, फीवरिश है सर, बॉडी एक है, पेन है, और तो और मतलब क्या है। एवरी सेकेंड डे मेरा मोबाइल भरा हुआ है इन मैसेजेस से, पढ़ लो, इतनी इरेगुलरिटी है। और बिल्कुल बिगिनर के एंड पे भी है और मिडिल लेवल और मैच्योर लेवल पे भी। तो यही डिसकंटिन्यूटी जॉब्स में भी है, यही डिसकंटिन्यूटी हर जगह पर है। क्यों हो रही है? क्योंकि हेल्थ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्यों? खान पीने का ध्यान कोई नहीं, आता पता कोई नहीं चल रहा क्या चल रहा है। दिस द प्रॉब्लम। ओके, सो इन समस्याओं के कारण कि कैसे एजुकेशन की क्वालिटी एग्जैक्टली पता लगा पाए, कैसे एग्जैक्टली हेल्थ की क्वालिटी पता लगा पाएँ, इंडिकेटर्स इन्हें सही मायने में स्टैब्लिश नहीं करते। इसलिए एम्पिरिकल स्टडीज़ के वाया ये फाइंड आउट कर पाना कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एग्जैक्टली किस मैनर में इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ये मुश्किल हो जाता है। दिस द डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि आप एक घर में एक बच्चा है, आप उस घर में ये पता लगा सकते हैं कि इनके माँ बाप ने इसको ग्रेजुएट बनाया, तो आपने ऐसे लिख लिया, आपने नेशनल सर्वे करने आपने लिख लिया ग्रेजुएट बॉय ऐसा करके, और इज इक्वल टू आपने करके लिख दिया ग्रेजुएट बॉय इज इक्वल टू 30,000 पर मंथ इनकम। नो नो, ग्रेजुएट है, उसको बुलाओ अंदर से, बात करो उससे, क्या कर रहे हो। वो कई बार ललन टॉप वाले आए थे ना वीडियो, बीए क्या, प्लेन बीए नहीं, प्लेन बीए क्या, वही अपना बीए ग्रेजुएट है भाई, ये समझ रहे ना बात। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। अमिताभ बच्चन ने बहुत पहले गाना गाया था, बाहर भी प्रॉब्लम अंदर भी प्रॉब्लम। तो आप ऐसे कैसे लिख देंगे ग्रेजुएशन इज इक्वल टू 30,000? नो। और ऐसी सबकी क्वालिटी जांचने के लिए तो इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, ये तो संभव नहीं है। मतलब देश लेवल की एक इंटरव्यू शाला खोलनी पड़ेगी, फिर आदमी आ गया अपना इंटरव्यू दे, सारा बताए, नॉट पॉसिबल। इसलिए फिर चुप करके चले जाओ बाहर, क्योंकि टैक्सी चलाने में ग्रेजुएशन का कोई रोल नहीं है। दैट्स ऑल, सिंपल स्टोरी। डॉलर मिलेगा, उसका कन्वर्जन रेट सरकारें खुद बना लेंगी और फिर कहानी सेट। क्योंकि स्कॉर्पियो लेने के लिए भी ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, डॉलर से आ जाएगी। और वो ले ली, कामयाबी जाहिर, गांव वालों क्लियर हिंदिल्ला 2 साल चले स्कॉर्पियो खड़ा आती। और दूसरा आदमी स्कॉलर है, अच्छे अच्छे विचार रखा है, सामाजिक विचार, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी से ऐसे डिग्री कर रहा है, और वो कह रहा है कि सोसाइटी प्रभावित होंदी है जे कल्चर दे विच वितकरे आ जाण। गाँव वाले कह रहे देख पागल हो गया, वे 200 रुपया नहीं होंगे कि जेब से अपना खर्चा चलाने। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जबरदस्त सब है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसलिए एक रेस क्रिएट होती है, एक तेज़ी आती है सब में कि स्कॉर्पियो, लंबे लंबे छज्जों वाले घर, अंदर मटेरियल कोई नहीं, पतले पतले पिलर, यही मैटर है। एक संगल चेन जिसके अंदर सारा दूसरा मेटल ऊपर से पतरा, एक बड़े जूते जिसके कान हाथी की तरह बाहर को, एक उसमें घुसाई जीन, यही मैटर कर रहा है। आ जाएंगे फिर, जा रहे हैं, आएंगे 2 साल बाद ऐसे ही, जैसे कोई रीड आते हैं ना, रीडीमर आते हैं कोई, वैसे आते हैं, कहते आ गया नवा जमाना। तो दिस इज द थिंग। प्रॉब्लम कहाँ है? कैलकुलेशन में है कि नंबर ऑफ ईयर्स इन द स्कूल है ना, एंड टीचर टू पीपल रेशियो and enrollment rates cannot ensure the quality. And how can you understand the quality in a data? वो पता नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है उसकी, तो उसका डाटा ही नहीं है। ऐसे ही हेल्थ के बारे में डाटा नहीं पता चल रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं हमारे देश में सारे हेल्थ इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, और ये सब चीज़, फिर भी हम लगातार कह रहे हैं the health is eroding very fast। क्यों? that the quality of health is eroding very fast, जिसका तरीका हम बताते हैं, the 45% children are malnutrition।
द ग्रोथ इज स्टंटेड, दे आर वेस्टेड, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हम बताते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कितनी पैरामाउंट हो रही हैं आज की डेट में, और उसमें फिर हम बताते हैं द लाइफ स्टाइल डिजीजेस, हाइपरटेंशन, दिस डायबिटीज़ एंड एवरीथिंग। इसलिए लगातार इनके आंकड़े छापने पड़ते हैं, सरकारों को कहना पड़ता है कि ना, ये सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का झुंझुना ना हम बजाएं, ये सिर्फ हम ये ना बजाएं कि हमने क्रूड डेथ रेट रिड्यूस कर लिया, हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटा लिया ना, हम ये देखें कि हमारे देश में इस समय नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज का लेवल क्या है। कम्युनिकेबल डिसीजेज यानी कि इम्यूनिटी कितना हाई है, मतलब इम्यूनिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वल्नरेबल कितना हो गया आदमी, 2 सेकंड में बीमार हो रहा है। दीज आर द क्वेश्चंस। तो क्वालिटी ऑफ द हेल्थ इन चीज़ों से क्लियर होती है, इसलिए कहते हैं फिटनेस करिए। इसलिए वो भारत में पहले किरण रिजिजू जब मंत्री थे और बाद में फिर वो प्रोग्राम आया फिट इंडिया, सेलिब्रिटीज़ को इंक्लूड किया कि फिट कर। क्यों फिट इंडिया की जरूरत पड़ी? हॉस्पिटल ही खोल लेते 4, उससे कल बात नहीं बननी। फिट इंडिया